झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, सत्ता के मक्कारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से, और बहरी दीवारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। आपका स्वागत है हमारे शहर लखनऊ में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहते हैं 2022 का एजेंडा क्या लेकर चल रहे हैं, इलेक्शन जो होने वाले हैं। देखिए, हमारा जो एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल में आम आवाम के साथ जो ज्यादतियां की हैं, हम जनता के बीच में जाके उसे गिना रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि इससे निजात पाना है, इससे मुक्ति पानी है तो कांग्रेस के साथ आइए। इस अलोकतांत्रिक सरकार को, इस तानाशाही वाली सरकार को, लाठी तंत्र वाली सरकार को कांग्रेस के अलावा कोई रीजनल पार्टी नहीं हटा सकती है। रीजनल पार्टियां आपको लड़ती हुई दिखती हैं, लेकिन जब आपके असल मुद्दे आते हैं तो कोई सीबीआई उनके एक पेंच टाइट कर देती है और वो चुप हो जाते हैं। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारे पास प्रियंका गांधी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व है, जिनको लेकर के आपने अभी शंखनाद किया 2000, ये अभी शंखनाद किया माइनॉरिटीज को लेकर के, जिसमें आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया 2022 के इलेक्शन के लिए। तो माइनॉरिटीज के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे सुप्रीमो सब अखिलेश यादव और ओवैसी स्टार्ट कर चुके हैं माइनॉरिटीज के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ किया है माइनॉरिटीज के लिए कि हम उसे अगर गिनाने में ही कामयाब रहे और ज्यादा पीछे न जाकर के, अगर पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे पर, हर महाज पर, हर मौके पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है। जब हमारे भाइयों पर सीनों पे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था, ऐसे समय में न कोई अखिलेश यादव निकल के आए, न मायावती जी निकल के आई। कोई अगर निकला तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी निकली। राजघाट पर पूरी कांग्रेस पार्टी 3 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी थी, मैं भी था उसमें, सोनिया जी भी बैठी थी उसमें। हमारे लिए गर्व की बात है कि जब संविधान को कुचला जा रहा था तो कांग्रेस खड़ी थी। और मैं अकलियतों के बीच में जाके ये कह रहा हूं कि जब भी देश में संविधान कमजोर होगा, डेमोक्रेसी कमजोर होगी, तो सबसे पहली जो चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज पे पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस के साथ आई। ब्राह्मण वोट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अभी ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग उतना ही उत्पीड़न हुआ है जितना माइनॉरिटीज के साथ हुआ। ये एक सच्चाई है। इसे चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाना है, लेकिन लोगों के बीच में जाके उन्हें समझाना है कि जिस सरकार को आपने झोली भर के वोट दिया था, उस सरकार ने आपके साथ क्या किया। लोगों को मारा, लोग इनकाउंटर में मारे गए। खुशी दुबे नाम की एक बिटिया जो है वो आज भी जेल में है, बीमारी की हालत में भी सरकार उस पर रहम करने को तैयार नहीं है। और अभी विवेक तनखा जी ने उसकी वकालत करने की पेशकश की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा वकील है वो उसका मुकदमा लड़ेगा। तो हम ब्राह्मणों के बीच में जाके कहेंगे, और मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको कई मुख्यमंत्री दिए, कई बड़े नेता दिए। ऐसे में आपको तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लिंचिंग हो रही है, इसकी आवाज आप उठा रहे हैं, इसको किस तरीके से, नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, लिंचिंग सरकारी मदद से हो रही है। ये जो भीड़ तैयार की गई है, ये तैयार की गई है। ये दरअसल मॉब लिंचिंग नहीं है, मैं इसे मोबिलाइज लिंचिंग कहता हूं। ये मोबिलाइज लिंचिंग है जिसे भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों ने तैयार किया है वोटों की फसल काटने के लिए। हम, जाहिर सी बात है, सत्ता में नहीं है, वरना हम बहुत कड़े कानून लेके आएंगे इसके खिलाफ जिस दिन सत्ता में आएंगे। उससे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के बैनर तले पूरे देश में लीगल सेल बना रहा हूं जो कानूनी तौर पर ऐसे पीड़ितों की मदद करेगा। एक क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड सभी कांग्रेसी जानना चाहते होंगे, ये 2022 में चीफ मिनिस्टर के लिए चेहरा कौन सा होगा? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में, और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका लोकतंत्र बहुत उदार है, ये सवाल चुनाव होने के बाद पूछा जाए, जब विधायक दल की बैठक हो और उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाए। अभी से क्या लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, कोई भी हो सकता है। भविष्य में तमाम नेताओं को इस चीज को बड़ा उम्मीदों के साथ कांग्रेस ये अपॉर्चुनिटी देती है। कोई उम्मीद कर रहा था कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई एक आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन जाए जिसको कोई उम्मीद ना कर रहा हो।
अच्छा, किसान नेता लगातार इतने दिनों से प्रोटेस्ट बैठे, कई महीनों से 13 महीने लगभग हो रहे हैं, इन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं एंड कर। देखिए, मीडिया के साथी एक सवाल करते हैं कि प्रोटेस्ट होते हुए दिख नहीं रहे हैं, भाजपा की सरकारों में आंदोलन होते हुए नहीं दिखते। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि भैया आप एक मानक तय कर दो। पिछले इतने दिनों में 9 महीने से ज्यादा हो गए जो आंदोलन हुए हैं, 500 के लगभग मौतें हो चुकी हैं। फैज का एक शेर है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 500 मौतों के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ये मानने को तैयार नहीं है कि कृषि कानून गलत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक मानक सेट कर दे कि कितनी मौतों के बाद वो मान जाएगी कि किसानों की मांग जायज है। 1000 मौतें, 5000 मौतें, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर दे, ताकि किसान वो शहादतें जो दे रहे हैं वो ये जान जाए कि भाई इतनी शहादत के बिना भारतीय जनता पार्टी का दिल नहीं पसीजेगा। मैं उन किसानों से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके इस आंदोलन के साथ खड़ी है। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर चलाया और सरकार के गुरूर को जोता था, और जब ये आंदोलन पिछले दिनों थोड़ा ठंडा पड़ रहा था तो राहुल जी ने पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चला करके बता दिया कि हम इस आंदोलन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और कांग्रेस हमेशा से किसान के साथ खड़ी, और जो किसान के साथ खड़ा है वही हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप अभी सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन्होंने साफ तौर से 2022 के चुनावी एजेंडे को हमारे साथ शेयर किया और किसानों की समस्याओं पर भी बात की। अब हम आपको तमाम शहरों में और लेकर चलेंगे और तमाम पॉलिटिशियन से बात करेंगे। तब तक के आप इस खबर को देखें और शेयर करें। बहरहाल, मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन चांद के साथ, लखनऊ।